हेलो। क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे एक और एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में। इसके कल भी बात आई थी जब मिनिमम वेजेस एक्ट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें कई जगह क्लॉज था कि जहां पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के क्लॉज अगर आते हैं तो उन्हीं की मानी जाएगी, फैक्ट्रीज एक्ट के क्लॉज आते हैं तो उन्हीं की मानी जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। और क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी? क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है कई लोग नहीं करते हैं। मीन्स जैसे प्राइवेट सेक्टर है बहुत सारे, और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि भाई जो अनशेड्यूल्ड है कि मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं देते हैं, कोई ना कोई रीजन देके, और किसी भी तरीके से एम्प्लॉय कोशिश करता है कि काम करवा लूँ और पेमेंट ना दूं। तो ये भी एक सोशल सिक्योरिटी का मीजर है देखा जाएगा। तो जैसे कल मिनिमम वेजेस जो था वो सोशल सिक्योरिटी का मेजर था कि इतनी मिनिमम वेज तो आपको देनी ही पड़ेगी जिससे लिवलीहुड मेंटेन कर सके। एक जो संविधान में लिखा हुआ है कि जीने का मतलब मियर एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। राइट टू लाइफ क्या कहता है कि मियर एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ जिंदा, सिर्फ सांस ले रहा है इतना नहीं। आदमी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, वो भी संविधान को देखना चाहिए। तो उसी तरीके से ये पेमेंट ऑफ वेजेस भी है कि आपको टाइम पे पैसा देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो तो क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। उससे रिलेटेड ये एक्ट है। इसके पहले कल भी मैंने बात की थी हिंदी इंग्लिश के बारे में, और आज भी एक इम्पोर्टेंट नियम की हम बात कर लेते हैं जो अधिकतर सारे स्टूडेंट्स को पता ही होता है। अगर नहीं पता, पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था, फिर से उसकी बात कर लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, मीन्स कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, और वो अगर इंग्लिश में सही है, और अगर आप उसकी बोनस की डिमांड करते हैं पेपर के बाद में कि भाई ये क्वेश्चन गलत था, तो जो इंग्लिश का है वो सही मान लिया जाएगा। कमीशन ये कहती है कि अगर इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द क्वेश्चंस, तो इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड राइट। ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको हम सही मान लेंगे, उसके हिसाब से आपको बोनस नहीं दिया जाएगा और उसको मान लिया जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो इंग्लिश को जरूर पढ़ें, और इसीलिए इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के एक से दो क्वेश्चन तो निकलते ही हैं। कितना भी अच्छी तरीके से पेपर बनाया जाए, जिसमें डिस्क्रिपेंसी रहती है, और अगर आप अशांत चित्त से जाते हो, आपका ध्यान कहीं और है, जैसे बहुत सारे नमूने आपको पेपर में मिलेंगे जो कहीं देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उन नमूनों से बच के रहें क्योंकि वो कंसंट्रेशन खराब करते हैं। ठीक है। तैयारी उनकी होती नहीं है, उन्हें तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है। और लेबर लॉस के एक हिंदी पीडीएफ की डिमांड मुझसे की थी टेलीग्राम ग्रुप में एक स्टूडेंट ने, और मैं कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरे स्टूडेंट ने उसको वो डिलीवर कर दिया। मीन्स उसने हिंदी में पीडीएफ दे दी। तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से भी काम कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्टूडेंट ने स्टूडेंट की हेल्प की। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास जो चीज़ है वही मैं दूँ, वो एक तरीके से हेल्प भी आप एक दूसरे की कर सकते हो, और बच्चे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम मेरे पास है और मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। अगर आपस में सोल्यूशन है तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। वो एक तरीके से एक इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप आप कह सकते हैं जो इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, तो उस तरीके से भी वो चल रहा है। तो उससे भी आप ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। और जो भी एक्ट कोई बात आती है एक्ट की, तो एक्ट में क्या है, ये बहुत पुराने एक्ट है। पहली बात तो सब 1936, 47, 48, 50 ऐसे एक्ट हैं, तो ऐसा तो नहीं है इनमें संशोधन नहीं हुआ होगा। ठीक है। संशोधन सब में हुआ है, और संशोधन जो है आप उसको अलग से पढ़ें अमेंडमेंट को, फिर एक बुक में इस एक्ट को पढ़ें, फिर दोनों का मिलकर नोट्स बनाएं। उसके बजाय मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा पूरा पैकेज विद अमेंडमेंट्स एक ही लेक्चर में दिया जाए। साथ ही जो पीडीएफ भी मैं दूं टेलीग्राम ग्रुप पे, वो एक ही पीडीएफ हो जिसमें अमेंडमेंट भी हो, आपको अलग से उसको ना पढ़ना पड़े। ठीक है। तो आपकी 3 जगह की मेहनत बचा के एक जगह ही काम हो जाए, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको अमेंडमेंट एक साथ मिल जाएंगे तो फिर आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की। मैंने आपको बताया सोशल सिक्योरिटी का एक मेजर है, तो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के हिसाब से तो है ही। ठीक है। तो ये क्या रीजन था इसका लाने का, मैंने आपको बताया कि जो लोग नहीं देते थे, खा जाते थे, कोशिश करते थे ना देना पड़े। अगर किसी का पता लग जाए कि ये छोड़ने वाला है कंपनी तो बिल्कुल नहीं देते। ठीक है। तो उन सब चीजों को लेके ये आया था। ठीक है। होल ऑफ इंडिया पे लागू हुआ 1936 में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल गजट से इसको लाया गया। ठीक है। फर्स्ट इंस्टांस में तो ये जो है सब पे लागू होता है जहां भी पर्सन है। ठीक है। किसी भी फैक्ट्री में है, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में है, डायरेक्टली है, थ्रू एजेंसी है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है, पर्सन फुलफिलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन सब क्लोज। तो जो भी इस एक्ट में स्पेसिफाइड है उसमें जो भी एस्टेब्लिशमेंट आते हैं उन सब पे लागू है।
इसके बाद है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हम कई बार कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से रन हो रहे हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, माइन है, ऑयल फील्ड्स है, डॉक्स हैं, मेजर पोर्ट है, ये सब में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और इसके अलावा जो भी लोकल अथॉरिटीज है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज चल रहे हैं, उनमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्ट किस पे अप्लाई है। ये एक्ट अप्लाई है टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए वेजेस पीरियड इन सच वेजेस फॉर दैट वेज पीरियड डोंट एक्सीड 10,000 रुपीज और सच अदर हायर सम which on the basis of figures of the consumer expenditure survey published by National Sample Survey Organization। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, वो जो एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे निकालती है, उसके हिसाब से अगर इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए तो बढ़ाया जा सकता है, वरना 10,000 से नीचे वालों के लिए ये अप्लाई है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में पहली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो आपको पता ही है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट है स्टेट। ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन की हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयड पर्सन में जो एम्प्लॉय है वो तो आएगा ही, साथ में इसमें क्या इंक्लूड है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन। अगर मौत हो जाती है उस केस में जिसको दिया जाएगा लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी इंक्लूड है इसमें एम्प्लॉयड पर्सन में। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की। तो जो एम्प्लॉयर है वो तो है ही, साथ में जो डेथ के केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज्ड एम्प्लॉयर का, वो भी इसमें इंक्लूड है। बात करते हैं फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री के लिए सब जगह एक ही कहा जाता है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। तो उसमें बहुत सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉमवे सर्विस है, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, केयरिंग पैसेंजर्स और गुड्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, यूनियन और द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, डॉक, वाफ, जेटी, इनलैंड वेसल, मैकेनिकली प्रोपेल्ड, माइन, क्वेरी, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट in which work relating to construction, development or maintenance of buildings or any other establishment or class of establishment with the central government or state government may notify through a official gazette। तो ये सारे ही, चाहे वो मोटर चलाने वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, कोई शिप के अंदर चलाने वाला हो, माइन हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसको ये गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट के थ्रू बता दे, वो सब इसमें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहे जाएंगे। माइन क्या कहा जाएगा? जो माइंस एक्ट 1952 में है। प्लांटेशन क्या कहा जाएगा? जो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में है। प्रेस्क्राइब्ड हमेशा आता है, प्रेस्क्राइब का मतलब है जो भी रूल इस एक्ट के अंतर्गत है उनके तहत प्रेस्क्राइब। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? जो रेलवे एक्ट 1989 में है। वेजेस क्या होगा? वेजेस की बात कई एक्ट में हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं क्योंकि इसमें और बड़ा डिवाइडेशन है। तो वेजेस में वो सब आता है जो आपको रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आएगा? एनी रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। किसी कोर्ट से आपको अवार्ड या सेटलमेंट हुआ है, वो भी इसमें आएगा। एनी रिम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम वर्क भी आएगा। एनी एडिशनल रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है वो तो आएंगे ही। Any sum which by the reason of termination of employment of the person employed is payable। अगर termination उस केस में आपको जो देना है वो आएगा। Any sum to which the person employed is entitled under any scheme framed under any law for the time being। time being कोई लॉ चल रहा है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, वो भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या नहीं आएगा। बोनस कुछ आपको मिला है वो नहीं आएगा इसमें। वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और एम्यूनिटी, जो आपको स्पेशल एम्यूनिटी कोई दी जा रही है वो नहीं आएगा। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, जो आप कंट्रीब्यूशन कहीं पेड कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कुछ भी, वो नहीं आएगा। एनी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं आएगा। जो ट्रेवलिंग कंसेशन दिए जाएंगे वो नहीं आएगा। कुछ सम आप पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयड पर्सन को टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम। तो कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस को दिए जा रहे हैं किसी अलग काम के लिए, वो नहीं आएंगे। एनी ग्रेचुइटी पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो ग्रेचुइटी मिलती है वो नहीं आएगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस की? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बताई गई है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जो भी इस एक्ट के तहत, अगर फैक्ट्रीज की हम बात करें तो फैक्ट्रीज में उसको मैनेजर कहा गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्ट के तहत, तो उसकी जिम्मेदारी है। किसी इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में
अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉयर ने उसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया हुआ पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, सुपरविजन कंट्रोल के लिए, तो वो आ जाएगा। ठीक है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको भी बना दिया, ठीक है, वो होगा। कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, और इन एनी अदर केस ए पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो पेमेंट ऑफ वेजेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले निर्धारित की जा रही, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी पर्सन कह दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा वो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए। ठीक है, और अगर नहीं रिस्पॉन्सिबल किसी को किया जा रहा तो ऐसा जो भी पर्सन नॉमिनेटेड है, यानी जो नॉर्मली करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह से पर्सन की आ जाती है। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेमेंट नहीं पहुंचा। तो चाहे वो नॉमिनेटेड है, चाहे वो किसी भी तरीके से इस एक्ट के तहत पर्सन फॉर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी से कहा जाएगा। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, तो फिक्सेशन आपको खुद करना है कि कब कब जो है हम जो भी, जैसे किसी की 5 तारीख को आती है, किसी की 7 को आती है, किसी की 10 को आती है, तो आपको फिक्सेशन करना है वेज पीरियड का। और ये 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इस महीने की सैलरी आप 1 महीने के बाद दोगे, वो नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अंदर आपको करना है। ठीक है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी आपको डिसाइड करना है। और इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर है, जैसे रेलवे है या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर है, तो उसके 7th डे, एक्सपायरी ऑफ 7th डे से पहले पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट है तो उस सबके लिए कहा गया है कि 10वें दिन से पहले। तो अगर 1000 से ज्यादा मेंबर है या रेलवे है तो 7वां दिन, और अगर नहीं और कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो 10th डे से पहले ये आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा है कि वेगन लोड अनलोड करना है, मीन्स जैसे शिप पे होते हैं कि आपका काम है इस वेगन को उतार के देना, उनकी फिक्स सैलरी नहीं है, उनकी उतारने से रिलेटेड है, तो वो आपने उतार दिया, उसके 7 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, फाइनल टनेज जब आपने उतार दिया तो उसके 7 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है टर्मिनेट हो रहा है तो 7 दिन भी नहीं, 2 वर्किंग डे, अगर उसको आज टर्मिनेट आप कर रहे हो तो अगले 2 वर्किंग डे के अंदर उसको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट इस रीजन से हो रहा है कि पूरी कंपनी ही बंद हो रही है, ठीक है, तो उसमें वर्किंग डे का भी क्लोज नहीं है, संडे को कुछ भी हो, जब से वो टर्मिनेट हुआ है इस तरीके से कंपनी बंद हुई है, उसके 2 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इस केस में और भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, डेली रेटेड वर्कर्स के केस में या कोई भी और चीज आती है तो वो बना सकती है, और वर्किंग डे या नहीं ये सब जो है वो डिसाइड कर सकती है। वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट, तो ये सेक्शन 6 है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यही बार बार अमेंड हो रहा है। पहले कहते थे कि करेंसी और कॉइन में होना चाहिए, 2017 में इसको अमेंडमेंट करके नोटबंदी के बाद में कर दिया गया। पहले तो 1936 में था कि जो करंट कॉइन और करेंसी नोट है उसमें से किया जाना चाहिए। 2005 में संशोधन करके कहा कि रिटर्न अगर परमिशन ले लो एम्प्लॉय की तो आप उसके अकाउंट में या चेक से भी कर सकते हो। और 2017 में कह दिया गया कि आप अकाउंट या चेक में ही कीजिए। ठीक है, और रिटर्न परमिशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नोटबंदी के बाद कई सारे राज्यों ने तो कर ही दिया था कि हम ऑफिशियल गजट निकाल दिया था कि हम जो है इन एस्टेब्लिशमेंट को हम कर रहे हैं। ठीक है, चेक में या अकाउंट में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि हम भी कह रहे हैं, और हमने तो कह दिया, और जितने भी और राज्य सरकारें हैं वो निकालें अपने ऑफिशियल गजट और बताएं कि वो किस किस एस्टेब्लिशमेंट को देने वाले हैं, जिससे एक डिजिटल और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े। तो ये 2017 का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सेक्शन 6 से रिलेटेड है। सेक्शन 6 कहता है कि करंट करेंसी नोट से मिलना चाहिए। 2017 में अमेंड होकर इसको चेक और अकाउंट्स में भी कर दिया गया। अब आज तो मोस्टली अकाउंट्स में ही मिलती है। ठीक है, तो वो 2017 के अमेंडमेंट के बाद हुआ है। इसके बाद है डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, तो कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो किए जा सकते हैं सैलरी में से। तो ये एक्ट कहता है कि कोई भी डिडक्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है, जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आपके पास अप्रूवल नहीं है तब तक आप कोई भी डिडक्शन उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, पेनल्टी भी लगानी है तो आप नहीं लगा सकते। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन है, द विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, की इसका इंक्रीमेंट ड्यू है, प्रमोशन ड्यू है इसलिए मैंने सैलरी दी, ये भी रीजन नहीं माना जाएगा। सस्पेंशन भी नहीं माना जाएगा। द रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, तो जो भी रीजन आप दे रहे हो कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, डिमोशन कर रहा हूँ, सस्पेंशन कर रहा हूँ, कोई भी रीजन से उसको आप कम सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है,
डिडक्शन आप कौन कौन से कर सकते हो ये भी इसमें स्पेसिफाइड है कि डिडक्शन आप कर रहे हो, कोई फाइन लगा रहे हो, लेकिन फिर ये क्लोज आएगा कि वो फाइन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं पाया जाता है तो फिर आप पे पेनल्टी भी है। दूसरा डिडक्शन है फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी पे एब्सेंस था इस वजह से आप कर रहे हो। डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन, किसी की जिम्मेदारी में आपने कोई चीज दी है और उसका लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप डिडक्शन कर सकते हो। डिडक्शंस फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर और बाय गवर्नमेंट और एनी हाउसिंग बोर्ड सेटअप, यानी आप उसको घर दे रहे हो उस वजह से आप डिडक्शन कर रहे हो, ठीक है। डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, तो कोई भी जो सर्विसेज आप उसको दे रहे हो, जैसे आप पेमेंट की बजाय उसको लाइट बिल या हम पे करेंगे, कुछ भी अगर ऐसा आपका एग्रीमेंट है एम्प्लॉय के साथ में, तो आप सर्विसेज के अगेंस्ट में डिडक्शन कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स मेड फ्रॉम एनी फंड कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर, आपकी जो कंपनी है उसमें वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए आपने कोई फंड बनाया हुआ है, उससे आपने लोन दिया हुआ है, उसका डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग या अदर पर्पस, आपने कोई लोन दिया है कंपनी की तरफ से, उसका डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है, वो कर रहे हो। डिडक्शंस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, किसी कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से आप डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर पेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में आप कुछ कर रहे हो उसकी वजह से डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप उसका कुछ पार्ट दे रहे हो इसलिए डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शंस मेड विद रिटर्न अथोराइजेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम ऑफ लाइक एलआईसी, किसी भी ऐसी एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस है उसका उसने रिटर्न दिया हुआ है कि मेरी सैलरी से डायरेक्ट चला जाए, तो आप डिडक्शन कर रहे हो। डिडक्शन मेड विद द रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कोई फंड बनाया उससे उसका डिडक्शन होके जा रहा है, उसका पार्ट जुड़ रहा है, तो आप कर सकते हो। डिडक्शंस मेड विद द रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ द पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ फीस पेएबल बाय हिम फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन की उसने मेंबरशिप ली हुई है और रिटर्न में दिया हुआ है कि मेरी सैलरी से कट सकता है, तो आप कर सकते हो। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फिडेलिटी गारंटीड बॉन्ड्स, कोई जो इंश्योरेंस के फिडेलिटी गारंटीड बॉन्ड्स हैं जो एक पूल बना के होते हैं, उसके आधार पे आप कर रहे हो डिडक्शन, तो वो आप कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसने कोई जो है आपको काम दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में आप डैमेज करते हो, लॉस करते हो, तो वो लॉस आपसे रिकवर किए जा सकते हैं। डिडक्शंस मेड विद द रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयड फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, मतलब कुछ ऐसा आप दे रहे हो तो आपसे रिटर्न नोटिफिकेशन के रिटर्न ऑथराइजेशन के बाद में वो डिडक्ट किया जा सकता है, जैसे अभी कोरोना के लिए चल रहा है, ठीक है। और डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, और आप उसके अगेंस्ट में कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सारा आप डिडक्शन कर रहे हो, ये डिडक्शन जो है कितना होना चाहिए, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड भी कट रहा है तो 75% ऑफ द पेमेंट, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंक्लूड नहीं है तो और सारे डिडक्शन मिला के 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 75% नहीं है तो 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो रिकवरेबल भी है, ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप डिडक्शन कर लेते हो तो वो रिकवरेबल भी है, ठीक है। और इस सेक्शन में जितनी भी डिडक्शन किए गए हैं उसके अलावा कोई भी डिडक्शन अप्लाइड नहीं है। अगर आप करते हो तो भले ही आप ये कहो कि टाइम बीइंग इन फोर्स कोई एक्शन है, कोई एक्ट है जो अभी अभी आया है उसके तहत मैंने किया, तब भी 50% से ऊपर आप नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में 75% ज्यादा आप नहीं कर सकते। इस एक्ट में जो है उसके हिसाब से, या कोई टाइम उस टाइम पे भी कोई एक्ट है तब भी इतना ही आप कर सकते हो, अगर ज्यादा करते हो तो वो रिकवरेबल है। अब हम फाइन की बात करते हैं कि फाइन जो पहला इसका क्लोज था डिडक्शन का फाइन, तो फाइन कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं। नो फाइन शेल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन save in respect of such acts and omissions on his part of employer with the previous approval of appropriate government, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के बिना आप फाइन नहीं लगा सकते। उसने ऑफिशियल गजट नहीं निकाला है, कुछ ऐसा नहीं कहा है, तो आप नहीं लगा सकते। और जब तक आपने उसके ऊपर कोई फाइन लगाया, ठीक है, आपके किसी अंदर के मामले से, और वो उसको आप पूरा टाइम दोगे उसको मतलब सेटिस्फाई करने का कि उस पर फाइन नहीं लगाया जाना चाहिए, तब तक नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर लगाओगे तो आज से ही लगाओगे, मीन्स आज उसने कोई काम है जो गलत किया है तो आज से फाइन लगाओगे। उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, लेकिन 3 महीने के बाद में आप उसको नहीं ले सकते, उसी दिन से आपको लगाना है।
और 3 महीने के बाद वो इंस्टॉलमेंट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है वो 3% ऑफ द वेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके उस वेज पीरियड में। तो ये फाइन की बात है, उसी दिन लगाना, 3 महीने के बाद में वसूल नहीं करना, 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी जो है इसके अंतर्गत क्या है, जिस टर्म में, जिस वेज पीरियड में उसने वो गलती की है, ठीक है, उसी वेज पीरियड में आपको वो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी लेना है, ठीक है। अदर वेज पीरियड में वो नहीं जाना चाहिए। और इसमें भी जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना देगी उसके हिसाब से ही आप इसको डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, ठीक है, तो डिडक्शन जो डैमेज और लॉस के केस में है वो आप कितना ले सकते हो वो इसमें बताया गया है। डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो जो आप सर्विसेज उसको दे रहे हो उसके केस में आप कितना ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सर्विसेज को दे रहे हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, घर या कुछ भी ऐसी एम्यूनिटीज आप दे रहे हो कंपनी की तरफ से, उसके एवज में उसका डिडक्ट कर रहे हो तो कितना कर सकते हो। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसके हिसाब से रूल बना सकती है, कह सकती है कि इतना आप कर सकते हो, तो उतना ही आप जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेगी उतना ही कर सकते हो। डिडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ एडवांसेस, तो जो आपने लोन दिए हुए हैं उनके लिए क्या कर सकते हो आप, कितना कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, जो आपने लोन्स दिए उनकी रिकवरी के लिए कितना कर सकते हो। तो ये इसमें लोन और एडवांसेस अलग अलग क्यों है, क्योंकि कोई फंड बनाया हुआ आपने उससे जा रहा है तो वो भी एक पार्ट है, और कोई लोन है, ठीक है, आपने दिया हुआ एम्प्लॉय की तरफ से, वो भी है। दोनों केस में किस तरह से किया जा सकता है। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए अगर आप दे रहे हो तो वो कैसे किया जा सकता है। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, तो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स आपको किस तरह से मेंटेन करने हैं वो इसमें बताया गया है। इसके बाद है इंस्पेक्टर्स, तो इंस्पेक्टर्स जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो बनाए जाते हैं वही इस पे अप्लाई है कि उन्हीं के तहत आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, गजट से बना सकते हो। और वो क्या क्या कर सकता है, जो उसकी सब जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं लगभग सेम सी रहती हैं। इंक्वायरीज कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, सीज कर सकता है, किसी से असिस्टेंस ले सकता है कि उसको ये चीजें चेक करनी है, ठीक है, सुपरवाइज कर सकता है, एक आपसे कुछ भी वो मांग सकता है, सीज कर सकता है, और एक्सरसाइज पावर्स एज में प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब पावर्स हैं वो उनको यूज कर सकता है। वो एक सिविल प्रोसीजर की तरह ये काउंट होगा, ठीक है, कि सिविल प्रोसीजर में जैसे जैसे जो पावर्स उसके पास होती हैं वही यहाँ पे होंगी। फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर्स, तो जो भी उसको फैसिलिटीज एक्ट के तहत दी गई हैं जैसे एग्जामिनेशन, सुपरविजन, सीज, ये सब वो कर सकता है। क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो ये जो क्लेम्स होंगे कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है या फिर इस तारीख तक मिलना था नहीं मिला है, वो आपको अप्लाई कर देना है। वो आप अप्लाई किसको करोगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीजनल लेबर कमिश्नर बनाएगी या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है उसके तहत 1947 उसके तहत जो लेबर कोर्ट बनती है उनमें जा सकता है, या फिर सरकार कोई रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बना सकती है। ये आपको 1 साल के अंदर, जैसे आज से आपका दिक्कत चालू हुई है तो उसके 1 साल के अंदर आपको कर देना है। और अगर आप 1 साल के अंदर नहीं करते हो तो आपको स्पेसिफाई सेटिस्फैक्ट्री रीजन देना पड़ेगा कि आप 1 साल के अंदर क्यों नहीं कर पाए। कुछ क्लोज हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिनकी आपको क्लेम करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए इंस्पेक्टर जो उस एरिया का है उसका भी यस, मतलब वो भी उसको अप्रूव करता है, वो जरूरी है, ठीक है। इन सब चीजों के बाद में क्या होगा, सिंगल एप्लीकेशन भी की जा सकती है, जैसे मिनिमम वेजेस के लिए थी वैसे यहाँ भी है। अनपेड ग्रुप है, कोई पूरा एक अनपेड ग्रुप है जिसको एक साथ नहीं दिया गया है, तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन कर सकता है और कोर्ट उसको एज अ होल ही देखेगा, ठीक है। अब ये जो आप अपील करोगे, ये अपील जो है आपकी कोर्ट के सामने जाएगी और वो इसको देख सकता है और वो पूरा उसकी जांच कर सकता है, वो हाई कोर्ट को भी रेफर कर सकता है, वो अपने अंदर भी रख सकता है। जब तक उसके पास रहेगा तब तक वो वेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो पूरा देखेगा कि आपका पास मेमोरेंडम ऑफ अपील है, ठीक है, आपकी अपील में मेमोरेंडम ऑफ अपील होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उस अथॉरिटी का जो सर्टिफाई करे कि हाँ इसने वो फीस भर दी है जो अपील करने की है, ठीक है। साथ में वो पूरा आपका चेक करेगा कि सब चीज़ सही है, ठीक है। उसके बाद में वो हाई कोर्ट के पास भेज सकता है, अपने पास रख सकता है। 3 महीने के अंदर इसका निपटारा उसको कर देना है, ठीक है। और अगर कोई छोटी चीज है और मतलब आसपास के कोर्ट में जाती है छोटे लेवल पे, तो उसको 1 महीने के अंदर कर देना है। और अगर लेबर कोर्ट के पास तो 3 महीने के अंदर उसको निपटारा कर देना है, ठीक है। हाई कोर्ट में चली गई तो फिर बात अलग है, तब तक आपका पेमेंट अटका ही रहेगा। अब क्या क्या इसमें आपको जो है सुविधाएं हैं और क्या क्या पेनल्टी आप पे लग सकती है। तो कंडीशन फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मिनिमम वेजेस के केस में प्रॉपर्टी
अटैच नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिविल प्रोसीजर पूरा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच करके भी दिया जा सकता है, मतलब कोर्ट को लग रहा है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टीज आपकी बेच के जितना उसको पैसा देना है उतनी वो प्रॉपर्टीज बेच के भी दे सकती है, ठीक है। अगर कोई निकलता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो करना था उस टाइम पे आपने नहीं किया है, तो 1,500 से लेकर 7,500 तक का आपको जुर्माना है। वो मतलब वो तो है ही, जो आपने पेमेंट नहीं किया है उस वो तो आपको देना ही है, उसके अलावा आपको 1,500 से लेकर 7,500 तक जुर्माना लग सकता है, ठीक है। अगर कोई और पर्सन आप नॉमिनेट कर रहे थे कि मेरी जगह ये नॉमिनेट है, इसको देना चाहिए था, और अगर आप सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाए कोर्ट को कि आपने नॉमिनेट किया था, तो 3,000 का आपके पास जुर्माना है, ठीक है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हो कि आप दोबारा वही ऑफेंस कर रहे हो, तो 3,750 से लेकर 20,500 तक का जुर्माना है और 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल है। अगर विलफुल डिफॉल्टर है, मीन्स उसके पास पैसा भी है और फिर भी मना कर रहा है, विलफुली मना कर रहा है, विलफुली रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं पे करूंगा, तो फिर वहां का जो इंस्पेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे उससे निकलवाना है। 2 साल का टाइम पीरियड है कि जब से वो डिसीजन आ गया है तब से उसको 2 साल के अंदर इंस्पेक्टर को करवा लेना है। अगर कोई बिल्कुल ही मना कर रहा है तो फिर जो वो इंस्पेक्टर चाहे वो कदम उठा सकता है, वो फाइनल हो जाएगा और 750 रुपये पर डे से उसके ऊपर फाइन लगना चालू हो जाएगा जब वो नहीं पे कर रहा है, ठीक है। और जब कोर्ट का डिसीजन आ रहा है तो कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, ठीक है, इस केस में। और अगर वो जो मैंने आपको लास्ट कंडीशन बताई कि इंस्पेक्टर के हाथ में है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और पावर टू एम्प्लॉयर से कब कब नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर और ऑफेंसेस आएंगे। तो अगर वो रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, इंस्पेक्टर के अवमानना के केस बनेंगे ये कि रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है उसको जैसे करने थे, या फिर इंस्पेक्टर ने मांगे और वो नहीं दे पाया, इन दोनों ही केस में भी 1,500 से लेकर 7,500 तक का जुर्माना है। अगर अभी कौन सी कंडीशन है जिनमें वो बच जाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है, उसको नहीं पे करना होगा। तो अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को, पहला, अ बोनाफाइड एरर और अ बोनाफाइड डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट पेएबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन, जो उसको अमाउंट पे करना था वो एक बोनाफाइड एरर से और एक बोनाफाइड डिस्प्यूट से, यानी पहले से तो उनका डिस्प्यूट है जो वास्तव में है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस है, पहले से चला आ रहा है, इस वजह से वो नहीं कर रहा था और इसी वजह से उसने नहीं किया, ये सेटिस्फाई कर देता है। सेकंड है अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी और एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ गए, इसमें रीजनेबल डिलीजेंस टू मेक पेमेंट, यानी उसने तो अपनी तरफ से तत्परता दिखाई थी, जो कल भी सेम मिनिमम वेजेस में बात थी वही बात यहाँ पे होगी, उसने तत्परता दिखाई थी, पर कोई एक्सेप्शनल इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाया, ये वो सेटिस्फाई कर देता है। या फिर द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई फॉर और एक्सेप्ट पेमेंट, यानी जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो अप्लाई नहीं कर पाया या वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, तो एक्सेप्ट तो कोई करने की बात ही नहीं क्योंकि अकाउंट में चली जाती है। लेकिन अगर सेटिस्फाई कर देता है कि वो ही नहीं ले पाया, मैंने दिया था, तो भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बात थी। इसके बाद में जो है कोई भी कोर्ट जो है वो सूट फाइल नहीं करेगा अगर जो सेक्शंस हैं 15 के 17 के, सेक्शन 15 सेक्शन 17 के अंतर्गत जो अपील है, ठीक है, वो अपील उस तरीके से फाइल नहीं है जैसी कही गई है, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, या फिर जिस सेक्शन के क्लेम के लिए आपको कहा गया है कि आप इंस्पेक्टर का भी यस लेके आओ, उसका अप्रूवल होना चाहिए, वो नहीं है, या फिर कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15, सेक्शन 15 में जो लिए जा सकते हैं उनके अलावा कोई चीज है तो वो नहीं करेगा, ठीक है, कोई सूट फाइल नहीं होगा। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही सिर्फ छूट है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने गुड फेथ में या फिर जो इस एक्ट के नियम है उनके अंतर्गत कोई काम किया है, तो उस पर कोई फैसिलिटी, मतलब कोई भी सूट उस पर फाइल नहीं होगा, कोई अवार्ड उसको, पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या एग्रीमेंट कर रहे हो और वो इस एक्ट के तहत नहीं है और आप कहते हो कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, तो वो नहीं माना जाएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, आपको पता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है जिसको भी चाहे, ठीक है, इंस्पेक्टर हो, लेबर कोर्ट हो, किसी को भी वो कर सकती है। डिस्प्ले बाय नोटिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट नियम है उनको लेके आपको सब जगह उसको चस्पा करना चाहिए, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में जो वहाँ पे चलती हैं, जिससे हर किसी को ही पता हो। पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेजेस इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, अगर डेथ हो जाती है उस केस में पेमेंट किसको किया जाएगा, तो जो पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ, कोई नॉमिनेट करके गया है कि मेरे
बाद में मेरी पत्नी को दे दिया जाए, किसी को भी नॉमिनी में नाम लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको मिल जाएगा। अगर नॉमिनेट नहीं किया हुआ है तो एम्प्लॉयर किसी अथॉरिटी को दे देगा, जो अथॉरिटी इस काम के लिए है कि वो फिर पहुंचाएगी, उसकी जिम्मेदारी है। तो उन दोनों में से किसी को एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। ठीक है, रूल मेकिंग पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब चाहे रिकॉर्ड, रजिस्टर, इंस्पेक्टर, लेबर कोड, किसी भी तरीके से क्लेम्स अपने नियम बना सकती है और उस हिसाब से वो काम कर सकती है। तो पावर ऑफ मेकिंग रूल्स हमेशा जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आती है। और लास्ट जो अमेंडमेंट हमने 2017, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि अब जो है बिना रिटर्न के आप एक ऑफिशियल गजेट से चेक और बैंकिंग अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेस 1936। ठीक है, इसके बाद में हम लेबर कोड्स की बात करेंगे। ये बहुत वास्ट इसका सिलेबस है। ठीक है, तो पूरा हम कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।